हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीव विज्ञान क्लास में। मैं सतीश विश्वकर्मा आपको जीव विज्ञान बताने जा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट, इकाई 1, जनन। जनन रिप्रोडक्शन। आप जनन को प्रजनन भी कह सकते हैं। प्रजनन की भी इंग्लिश होती है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जीवधारियों का या सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। जनन या प्रजनन जीवों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होता है अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है। अर्थात एक विकसित जीव अपने जैसे अर्थात सदृश्य नए जीव को उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं जनन। ठीक है, चलिए अच्छा चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन जीवों में जनन जानना है आपको। तो जनन के बारे में आपको बता दिया जैसा कि तो आप कह सकते हैं जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने जैसे अर्थात अपने समान नए सदृश्य जीव को जन्म देता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सामान्यतः जो अलैंगिक जनन होता है वह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। ठीक है, जो लैंगिक जनन होता है वह उच्च कोटि के जीवों में होता है। ठीक है ना। अब देखिए लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार जनन हो गए। आप कह सकते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके विषय में आपको चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो दोनों के विषय में आपको डिटेल बताया जाएगा। जैसा कि मैंने पीडीएफ डाला है आप सबको, तो उस पीडीएफ में अलैंगिक जनन के विषय में है। फिर मैं आपको लैंगिक जनन के विषय में बताऊंगा। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए पुष्प पुष्प पहले क्या होता है, फ्लावर। तो जो फ्लावर होता है पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प क्या है, पौधे का जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पुष्पों में देखो परागण क्रिया होती है। परागण क्रिया, परागण का इंग्लिश होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्रिया होती है जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की, ठीक है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा वाले भाग पर जाता है या अपनी ही जाति के दूसरे पुष्प की स्टिग्मा वाले भाग पर परागकण पहुंचता है तो उस क्रिया को बोलते हैं परागण। ठीक है, पॉलिनेशन। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के विषय में यही सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि पुष्प क्या होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। या आप कह सकते हैं बाह्य दल, दल, पुंग केसर और स्त्री केसर। ठीक है ना। अब देखिए अगला लेसन आपका है चैप्टर नंबर 3, मानव जनन। तो मानव जनन में आपको जानना है जैसा कि मानव ह्यूमन, तो ह्यूमन को 2 क्लास, नर और मादा। नर और मादा, तो आपको जानना है नर जनन तंत्र के विषय में और मादा जनन तंत्र के विषय में। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 जिसमें जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में क्या आपको जानना है, जनन स्वास्थ्य मतलब कि जनन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, जनन से जुड़ी हुई समस्याएं क्या होती हैं, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। चलिए अब चलते हैं इकाई 2 पे। इकाई 2 का नाम है आनुवंशिकी और विकास। आनुवंशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन। जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन, चलिए बताते हैं आपको। पहले इसका अर्थ समझाते हैं। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी है ना, तो जेनेटिक्स। आनुवंशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स की इंग्लिश इसकी है आनुवंशिकी की। तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ओके, फिर देखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में
जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग 1905 में डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आनुवंशिकी के जनक या आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक या आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, और जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन। ओके, फिर चलते हैं विकास। आप विकास कहिए, इवैल्यूएशन, या आप कह सकते हैं जैव विकास। तो जैव विकास क्या होता है? जब निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिक जटिल जीवों का विकास हुआ, उस क्रिया को कहते हैं जैव विकास। ओके, अर्थात एक कोश के जीवों से बहुकोश के जीवों का विकास हुआ, उसे बोलते हैं जैव विकास, इवैल्यूएशन। चलिए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 5 है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वंशागति देखिए, वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक वंश से दूसरे वंश में लक्षणों का, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना वंशागति कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जनक से आनुवंशिक लक्षण उनकी संतति में पहुंचते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं वंशागति, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना वंशागति कहलाता है। विविधता क्या होती है? विविधता वेरिएशन अर्थात जो विभिन्न जीव हैं जो उनकी जातियां होती हैं। जैसे एक जीव है तो उसकी विभिन्न जातियां हैं, तो जो एक जीव है या बहुत सारे जीव हैं, पौधे हैं, जंतु है, तो उनकी जो विभिन्न जातियां होती हैं, ठीक है, वह परस्पर एक दूसरे से भिन्न होती हैं, उसको बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता। सिद्धांत, तो आनुवंशिकी सिद्धांत के विषय में कहा जाए या वंशागति सिद्धांत के विषय में कहा जाए, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की नींव डाली थी, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें, देखिए वंशागति ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, इस चैप्टर में जो है ना आपको यही जानना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है ना। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने तीन नियम दिए थे आनुवंशिकता के संबंध में, या आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। प्रभाविता का नियम था, पृथक्करण का नियम, या युग्मक की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अवरोहण का नियम। तो इस चैप्टर में आपको यही जानना है, ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम जानने हैं, इसके बाद सह प्रभाविता जाननी है, पूर्ण प्रभाविता जाननी है, फिर आनुवंशिकी रोग कितने होते हैं, हीमोफीलिया, वर्णांता, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, विभिन्न तरह के सिंड्रोम से संबंधित रोग जानना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इसी चैप्टर में आपको जानना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। जैसा कि देखिए वंशागति आया था, तो वंशागति का अर्थ क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात जनक अर्थात माता पिता, पेरेंट्स, जनक से उनकी संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। तो आनुवंशिक लक्षण लेकर जाता है, तो देखिए जो भी जीवधारी है सभी की कोशिकाओं में, अर्थात कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, उसमें होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो इसीलिए डीएनए को कहा जाता है आनुवंशिक पदार्थ। क्या कहते हैं डीएनए को? आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
ठीक है ना। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। जैसा कि यहाँ पे आया है मॉलिक्यूलर बेसिस, वंशागति का आणविक आधार। तो आणविक मॉलिक्यूल से आया है, तो मॉलिक्यूल आप डीएनए को क्या कहेंगे? डीएनए। डीएनए ही है मुख्य। डीएनए क्या है? मुख्य है। ठीक है, डीएनए के द्वारा ही जो डीएनए के अंदर सूचनाएं होती हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो डीएनए ही लेकर जाता है, इसीलिए डीएनए को बोलते हैं डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। सभी कोशिकाओं में जो भी जीवधारी हैं सबके अंदर डीएनए मौजूद होता है, अर्थात केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। ओके, इसमें डीएनए के बारे में जानना है, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, डीएनए के मॉडल के बारे में अर्थात वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में आप सभी को जानना है। ठीक है, डीएनए के प्रकार क्या होते हैं, आरएनए कितने प्रकार होते हैं, फिर आपको जेनेटिक कोड के बारे में जानना है, कुल कितने कोडान होते हैं, एंटी कोडॉन कितने होते हैं। इस चैप्टर में आपको यही जानना है। ओके, चलिए 7 चैप्टर चलते हैं। 7 चैप्टर है विकास अथवा जैव विकास। आप विकास कहिए या आप कह सकते हैं जैव विकास, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में क्या होता है देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं टॉपिक लिखे हैं ना कि विकास में क्या, आपको विकास जैसा कि हमने बताया एक कोश की जीवों से बहुकोश की जीवों का विकास हुआ, उसको बोलते हैं जैव विकास। अर्थात निम्न निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिक जटिल जीवों का विकास हुआ, उसे जैव विकास कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब उत्पत्ति हुई, कितने वर्ष पहले हुई, और जीवन की उत्पत्ति कब हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके बाद जैव विकास के प्रमाण क्या क्या हैं। ठीक है ना, जैव विकास के प्रमाण होते हैं, एग्जामिनेशन पूछा जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है जैव विकास के प्रमाण। जैसे संयोजी, ठीक है ना, संयोजी से ही प्रमाण आता है, सही। ठीक है, यह आपको आता है तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण आता है। ठीक है, संयोजक कड़ी से प्रमाण बोलते हैं, संयोजक कड़ी से प्रमाण। इसके बाद आता है अनुकूली विकिरण के बारे में जानना है, जैव विकास के बारे में जानना है, विकास की क्रियाविधि क्या होती है, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत जानना है, मानव का उद्भव कैसे हुआ और मानव का विकास कैसे हुआ ये आपको जानना है। मानव के उद्भव में विभिन्न तरह के मानव हैं, प्रागैतिहासिक मानव है, क्रोमैग्नान मानव है, निएंडरथल मानव है, ये सब विभिन्न तरह के मानव हैं जिसके बारे में आपको जानना और पढ़ना है। ओके, तो यही देखिए 2 यूनिट था आपका, ये दूसरी यूनिट है आनुवंशिकी और विकास। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा।